नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी की पिछली कक्षा के अंदर पाचन तंत्र के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि भोजन आपके पास छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन हो गया था, वो हमें ध्यान रखना है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। हमने पढ़ा था सबसे पहले आपके पास भोजन कहां पाता है? मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा में जीभ तथा आपके पास दांतों की क्रिया होती है, उस पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और मुख गुहा से निकला हुआ भोजन बोलस कहलाता है। यह बोलस पहुंचता है ग्रसनी में। ग्रसनी आपके पास भोजन का कोई पाचन नहीं होता ग्रसनी से भोजन जाता है ग्रास नली में, ईसोफेगस में। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली से भोजन पहुंचता है अमाशय में। अमाशय में भोजन के प्रोटीन वाले भाग का पाचन होता है और उसके बाद भोजन पहुंचता आंत में, और आंत में सबसे पहले किसमें प्रवेश करता है? छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत के अंदर हमने देखा था कि 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। पित्त रस पाया जाता है और अग्नाशय रस पाया जाता है, और आपके पास मैंने आपको आंतर रस बताया था। तीनों की प्रक्रिया बताई थी और उसके बाद बताया था किस प्रकार तीनों रस की क्रिया इस भोजन पे होती है। और आपके पास अब देखते हैं अपन थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में। कुछ और बातें थी जो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, मैं आपको बताता हूं, तो नोट करके अपन को पहले वो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट देखो, एक पूछ ले कि छोटी आंत के अंदर संपूर्ण पाचन किसका होता है, तो वसा का संपूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत में किसका पाचन होता है? संपूर्ण। छोटी आंत में वसा का संपूर्ण पाचन होता है। वसा का संपूर्ण कंप्लीट डाइजेशन होता है, संपूर्ण पाचन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी बात देखिए, छोटी आंत के अंदर एक वॉल्व पाया जाता है। जैसे आपके पास अमाशय और ग्रास नली के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, मैंने बताया था आपको वॉल्व स्फिंक्टर वॉल्व पाया जाता है, जिससे भोजन ग्रास नली से तो अमाशय में आ जाता है लेकिन वापस अमाशय से ग्रास नली में नहीं जा पाया था। उसी प्रकार आपके पास एक वॉल्व पाया जाता है, उस वॉल्व का नाम है पाइलोरिक वॉल्व। ये पाइलोरिक वॉल्व क्या करता है? ये पाइलोरिक वॉल्व आपका जो भोजन अमाशय से छोटी आंत में पहुंच गया, उस भोजन को छोटी आंत से वापस अमाशय में नहीं जाने देता। तो छोटी आंत से अमाशय यानी स्टमक में जाने में कौन रोकता है आपके पास? ये आपका पाइलोरिक वॉल्व ही रोकता है। तो पाइलोरिक वॉल्व भोजन को छोटी आंत से अमाशय में जाने से रोकता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद में ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, छोटी आंत में वसा का संपूर्ण पाचन होता है और छोटी आंत में पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है, जो आपके पास अमाशय से छोटी आंत में भोजन तो आने देता है परंतु छोटी आंत से भोजन वापस अमाशय में नहीं जाने देता। अब देखिए एक और पॉइंट, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी के एग्जाम या रीट के एग्जाम में जो एडवांस लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पूछा जा सकता है। मैंने आपको छोटी आंत के अंदर बताया कि रस पाए जाते हैं और पाचन होता है, लेकिन छोटी आंत में कुछ पाचक हार्मोन भी पाए जाते हैं। कुछ हार्मोन भी जो होते हैं वो पाचन में सहायता करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं छोटी आंत के अंदर पाचक हार्मोन कौन से होते हैं। छोटी आंत में पाचक हार्मोन, चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से पाचक हार्मोन पाए जाते हैं छोटी आंत में। तो देखिए सबसे पहला हार्मोन छोटी आंत में पाया जाता है सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन होता है? सिक्रेटिन। और ये सिक्रेटिन जो हार्मोन है, सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? सिक्रेटिन हार्मोन आपके पास अग्नाशयी रस के स्रवण को प्रेरित करता है। तो सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशयी रस के स्रवण को क्या करता है? प्रेरित करता है। अग्नाशयी रस के स्रवण को प्रेरित करता है। तो यह सिक्रेटिन का कार्य होता है। अगला आपके पास एक हार्मोन और होता है, उस हार्मोन का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन यह भी एक हार्मोन होता है, बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन देखिए ध्यान रखना है। कोलिसिस्टोकाइनिन, ये कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? ये देखो, कोलिसिस्टोकाइनिन आपके पास क्या करता है? पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, उसको छोटी आंत में प्रवेश कराता है। तो पित्त रस यानी बाइल जूस को, पित्त रस को छोटी आंत में क्या कराता है? प्रवेश कराता है। पित्त रस को छोटी आंत में प्रवेश कराता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पित्त रस को छोटी आंत में कौन प्रवेश कराता है? आपके पास कोलिसिस्टोकाइनिन प्रवेश कराता है। उसके बाद एक और हार्मोन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन भी होता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन
आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसके स्रावण को प्रेरित करता है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन HCl के स्राव को प्रेरित करता है। HCl के स्राव को प्रेरित कौन करता है? आपके पास गैस्ट्रिन हार्मोन करता है। एक और होता है मोटिलिन हार्मोन, एक चौथा होता है आपके पास मोटिलिन हार्मोन। ये मोटिलिन हार्मोन क्या होता है, क्या करता है? मोटिलिन हार्मोन आपके जो पेप्सिन एंजाइम होती है उस पेप्सिन एंजाइम के स्रावण को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो पेप्सिन एंजाइम के स्राव को प्रेरित करता है। पेप्सिन एंजाइम के स्राव को प्रेरित कौन करता है आपके पास? ये आपका मोटिलिन हार्मोन करता है। चलिए, एक होता है लास्ट एंजाइम और बचता, लास्ट हार्मोन और बचता है एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन। एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन, और ये एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन क्या करता है? एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन आपके पास जो काइम होता है, अमाशय से जो काइम आता है उस काइम के अणुओं को इधर उधर जाने से रोकता है। तो काइम के अणुओं की गति रोकता है, काइम के अणुओं की अनैच्छिक गति रोकता है, काइम के अणुओं की गति रोकता है, इधर से उधर जाने से उनको रोकता है। तो ये आपके पास एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन का कार्य होता है। अब देखिए, सामान्य एग्जाम्स में नहीं पूछे आते हैं, लेकिन हायर लेवल के एग्जाम्स में पूछे आते हैं। सिक्रेटिन क्या करता है? अग्नाशयी रस के स्रावण को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? आपके पास पित्त रस को छोटी आंत में प्रवेश कराता है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? HCl के स्राव को प्रेरित कराता है। मोटिलिन हार्मोन क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम के स्राव को प्रेरित करता है। और उसके बाद एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन क्या करता है? काइम के अणुओं की गति को क्या करता है? रोकता है। इस प्रकार आपके ये पाचक हार्मोन छोटी आंत में पाए जाने वाले पूरे हुए। तो अब हमारा ये छोटी आंत में जो भोजन का पाचन था वो पूरा का पूरा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में गया, ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन का पूरा कार्य संपूर्ण हुआ। अब भोजन छोटी आंत से कहां पहुंचेगा? बड़ी आंत के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि भोजन आपके पास बड़ी आंत में क्या करता है पहुंच के। तो फ्रेंड्स, छोटी आंत से अब भोजन जाएगा सीधा आपका बड़ी आंत के अंदर। तो छोटी आंत से भोजन जब बड़ी आंत में प्रवेश करेगा तो क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अब अपन को चर्चा करनी है बड़ी आंत की। तो अगला जो पार्ट है अपना वो है लार्ज इंस्टेंटाइन, जिसको आप बोलते हो बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में क्या होता है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी कॉमन जानकारी लेते हैं कि बड़ी आंत क्या होती है। तो सबसे पहली बात, बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत एक कुंडलित संरचना है। इसकी लेंथ, लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की जो लंबाई है, लेंथ है, वो होती है लगभग आपके पास 1.5 मीटर के आसपास। मैंने छोटी आंत की लंबाई आपको 6 मीटर बताई थी, बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। उसके बाद जो आपकी विड्थ है, जो आपकी चौड़ाई है, वो चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई आपके पास होती है लगभग आपके पास 6.5 सेंटीमीटर के आसपास, ये इसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद जो आपके पास बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत कितने भागों में बटी होती है वो अपन को ध्यान रखनी है। तो बड़ी आंत आपके पास 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहला भाग जो होता है वो कहलाता है उंडुक, और ये उंडुक आपके देखो हिंदी टर्म है, हिंदी टर्म बहुत कम आती है बायोलॉजी के अंदर, मैंने पहले ही बताया था। अंग्रेजी वाली टर्म्स याद रखनी है। उंडुक, सीकम, सीकम याद रखना, अपन को सीकम बोलते हैं इसको। और उसके बाद जो दूसरा भाग है वो कहलाता है कोलोन, और कोलोन को हिंदी भाषा में बोलते हैं बृहदांत्र। और उसके बाद जो तीसरा भाग है वो तीसरा भाग कहलाता है मलाशय, और मलाशय को अपन बोलते हैं रेक्टम अंग्रेजी भाषा में, और रेक्टम ही आता है, मलाशय बहुत कम आता है। तो बड़ी आंत 3 भागों में बटी होती है, उंडुक, कोलोन और रेक्टम। अब अपन देखते हैं कि तीनों के अंदर क्या क्या होता है, उंडुक में क्या होता है, कोलोन में क्या होता है और मलाशय में क्या होता है। तो सबसे पहला पोर्शन अपन को पढ़ना है, वो पढ़ना है कि आखिर ये सीकम जो है, इस सीकम के अंदर क्या होता है, यानी उंडुक के अंदर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, कॉमन जानकारी, ये जो आपके पास सीकम है, इसकी लंबाई जो होती है, सीकम की लंबाई होती है आपके पास 6 सेंटीमीटर। कितनी होती है आपके पास? 6 सेंटीमीटर लंबाई होती है। दूसरी बात, यह एक अवशेषी अंग है, यह एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग को अंग्रेजी भाषा में बोलता जाता है वेस्टिगल ऑर्गन, यानी जो आपके पास वेस्ट है,
अवशेषी अंग है, वेस्ट है, मतलब इसका मतलब मनुष्य के शरीर में इसका कोई काम नहीं होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे कृमि अपेंडिक्स, इसे कृमि अपेंडिक्स भी कहा जाता है, कृमि अपेंडिक्स भी कहा जाता है। और ये वेस्टिगल ऑर्गन है, यानी ये अवशेषी है, इसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं, कृमि अपेंडिक्स। और अवशेषी अंग क्यों है, वेस्ट क्यों है, बिल्कुल कचरा पात्र क्यों है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में इसका कोई काम नहीं होता है, मनुष्य के शरीर में कोई काम नहीं होता, लेकिन ये पशुओं के शरीर में पाचन में सहायक होती है। मनुष्य के शरीर में कोई काम नहीं होता, लेकिन पशुओं में क्या करती है, ये पाचन में सहायता करती है। तो सीकम की लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर। ये एक अवशेषी अंग है, वेस्टिगल ऑर्गन है, और आपके पास इसे कृमि अपेंडिक्स भी कहा जाता है, और मनुष्य के शरीर में इसका कोई काम नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बात क्या होती है, लास्ट बात अपन को क्या ध्यान रखनी है कि सीकम जो होता है आखिर मनुष्य के शरीर में क्यों काम नहीं होता, क्योंकि जो भोजन के सेल्यूलोज वाला पार्ट होता है, भोजन के, ध्यान रखना, सेल्यूलोज का पाचन कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य के शरीर में सीकम पूर्ण रूप से नहीं कर पाती है। तो सेल्यूलोज का पाचन सीकम मनुष्य के शरीर में पूर्ण रूप से नहीं कर पाती, लेकिन पशुओं में आपके पास ये काम पूरा हो जाता है। पशुओं में जो आपके पास सीकम है वो सेल्यूलोज का पाचन पूरा का पूरा कर देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सीकम की लंबाई क्या होती है, सीकम की लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सीकम होता है, सीकम कैसा अंग है, वेस्टिगल ऑर्गन है। उसके बाद इसे कृमि अपेंडिक्स भी कहा जाता है, और मनुष्य के शरीर में इसका कोई काम नहीं होता। उसके बाद सेल्यूलोज का पाचन करती है ये, और आपके पास ये पशुओं के अंदर सेल्यूलोज का पाचन सीकम करती है, मनुष्यों में नहीं कर पाती, लेकिन पशुओं में पूरा का पूरा पाचन इसके द्वारा कर लिया जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये सीकम वाली कहानी समझ में आनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगली चर्चा करते हैं अपन। सीकम तो हो गया, नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है सीकम के बाद में वृहदांत्र। वृहदांत्र, अब ये वृहदांत्र क्या होता है, तो देखिए कॉमन जानकारी हमें ध्यान रखनी है। वृहदांत्र जो होता है यह 1.3 मीटर लंबी है, यानी आपके पास इसकी लंबाई 1.3 मीटर, सबसे बड़ा पार्ट है बड़ी आंत का। उसके बाद इसका आकार होता है उल्टा यू। उल्टा यू का मतलब आपके पास इसका आकार में बोलूं तो कैसा हो जाएगा, इसका आकार हो जाएगा ऐसा, उल्टा यू आपके पास। उसके बाद अगली बात क्या है आपके पास कि ये जो वृहदांत्र होता है, ये जो आपके पास इसको अच्छा इंग्लिश में कोलोन भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया है पहले भी। वृहदांत्र, ये आपके पास जो कोलोन होता है, ये आपके पास क्या करता है, ये कोलोन आपके पास इस भोजन को जो आपके पास काइम आता है, छोटी आंत से पच के आता है, उसको संरक्षित रखता है, स्टोर करके रखता है। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। अब अपन तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, तीसरी चीज की ओर बढ़ते हैं। वृहदांत्र के बाद में तीसरा जो सेक्शन आता है वो आता है आपका मलाशय, और मलाशय को अपन क्या बोलते हैं, मलाशय को बोलते हैं अपन रेक्टम। तो रेक्टम क्या करता है, अब अपन को उसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए रेक्टम क्या करता है, मलाशय क्या करता है, हमारे छोटी आंत से जो भोजन निकलता है, अब उसके बाद उस भोजन में से जो अवशेषी भोजन होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, पहले तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। जो आपके पास अपचित भोजन होता है छोटी आंत से निकला हुआ, अपचित भोजन को क्या करता है, ये अपचित भोजन को स्टोर करता है, अपचित भोजन को स्टोर करता है, ये हमें ध्यान रखना है, और उसके निष्कासन में सहायता करता है, निष्कासन में सहायता करता है, और अपचित भोजन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये आपके पास मलाशय यानी रेक्टम का कार्य होता है, ये हमें ध्यान रखना है। मैंने बड़ी आंत के आपको तीनों फंक्शन पढ़ा दिए, तीनों भाग पढ़ा दिए। अब वापस कहानी सुनना,
छोटी आंत से भोजन पचा हुआ निकला, जो भोजन नहीं पचित होता वो और जो पचा हुआ सीधा आपके पास बड़ी आंत में प्रवेश करती। बड़ी आंत के अंदर जो बिना पचा हुआ भोजन है उससे आपके पास क्या होता है, जो जल होता है, खनिज लवण होता है, उन सभी का क्या होता है, अवशोषण होता है। बड़ी आंत क्या करती है आपके पास, मैंने बताया आपको अभी कि बड़ी आंत जो अपचित भोजन है उस अपचित भोजन में से किस किस का अवशोषण करती है। अपचित भोजन में से आपके पास किस किस का, एक तो जल का, एक खनिज लवण का, इन सब का आपके पास क्या करती है, अवशोषण करती है। जल और खनिज लवणों का, इनका अवशोषण करके आपके पास जो शेष अपचित भोजन अपशिष्ट होता है, जो शेष अपशिष्ट होता है वो हमारे आपके पास जो हमारा उत्सर्जित तंत्र है, हमारा मल द्वार है, उस मल द्वार के द्वारा सीधा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपके पास पूरी पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग से। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में आता है, मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है, ग्रसनी ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता भोजन का, फिर जाता है अमाशय में, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, उसके बाद सीधा जाता है आपके पास छोटी आंत में, छोटी आंत में संपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, और उसके बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में अपचित भोजन में से आपके पास जो जल और खनिज लवण है उसका अवशोषण हो जाता है, और बाकी जो आपके पास अपशिष्ट है वो मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हमारे पूरे पाचन की जो है पूरी प्रक्रिया होती है। जितनी छोटी से छोटी चीज अपन ने आहार नाल के बारे में हमें पढ़नी थी, जो डीप से डीप जा सकता है, मैंने पूरा आहार नाल आपको कंप्लीट करा दिया है। इससे आगे आपके पास आहार नाल में मेरे हिसाब से तो कोई चीज नहीं आएगी और ना आपके पास आपसे पूछी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज है अपन को वो पढ़नी है पाचन तंत्र का दूसरा भाग, और वो जो दूसरा भाग है पाचन तंत्र का वो कौन सा है, दूसरा भाग है आपका आहार नाल, सॉरी आहार ग्रंथियां। तो दूसरा पार्ट है आहार ग्रंथियां। आहार ग्रंथियों के बारे में हमारे को पढ़ना है, आहार ग्रंथियां। अब देखिए फ्रेंड्स, आहार ग्रंथियां क्या होती है, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायता करती है। एक तो होती है लार ग्रंथियां, एक बताई थी मैंने यकृत, और एक बताई थी मैंने आपको अग्नाशय। ये तीनों अपन ने बताई थी। अब देखिए सबसे पहले की चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहली जो ग्रंथि है वो आपके पास आती है लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो लार ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड के बारे में अपन को चर्चा करनी है। चलिए अब देखिए लार ग्रंथियां, मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। अब 3 जोड़ी कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो देखते हैं कि 3 जोड़ी कौन कौन सी होती है। सबसे पहली जोड़ी जो आपके पास लार ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। देखिए पहली जोड़ी लार ग्रंथि हमारी जो आपके पास जीवा है, जो हमारी जीभ है, उस जीभ के दोनों ओर पाई जाती है। पहली जोड़ी लार ग्रंथि, फर्स्ट जोड़ी जो है आपके पास, फर्स्ट जोड़ी जो है जीवा के दोनों ओर पाई जाती है। जो हमारी जीभ है उस टंग के दोनों ओर एक एक पाई जाती है। जोड़ी का मतलब हो गया 2, यानी एक इधर एक इधर, तो जीवा के दोनों ओर पाई जाती है। और इसका नाम आपके पास जो है, इसका नाम होता है, इसका नाम हमें ध्यान रखना है, जीवा के दोनों ओर पाई जाती है, इसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं अधोहुज ग्रंथि, अधोहुज ग्रंथि। ये आपके पास इसका नाम है। उसके बाद में जो दूसरी है आपके पास, दूसरी वाली जो है, दूसरी जोड़ी जो होती है, और दूसरी जोड़ी आपके पास जो पाई जाती है उसका नाम है सेकंड जोड़ी। सेकंड जोड़ी आपके पास कहां पाई जाती है, सेकंड जोड़ी हमारा जो निचला जबड़ा होता है, निचले जबड़े में एक अस्थि पाई जाती है। जब अपन कंकाल तंत्र पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मैग्जिला, ठीक है ना, मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर पाई जाती है। तो निचले जबड़े में क्या मैग्जिला अस्थि, निचले जबड़े में मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर, मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर, तो निचले जबड़े में मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर पाई जाती है। और इसका जो नाम है, इसका नाम आपके पास होता है सब
मैंडिब्यूल ग्लैंड, सब मैंडिब्यूल ग्लैंड, और इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं अवअधोहनुज ग्रंथि, अवअधोहनुज ग्रंथि। बड़े टिपिकल नेम है देखिए हिंदी में, आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है सब मैंडिबल ग्लैंड। तो पहली जोड़ी जीवा के दोनों ओर जिसका नाम है अधोहुज ग्रंथि, दूसरी जोड़ी निचले जबड़े में मैक्सिलास्थी के दोनों ओर उसका नाम है आपके पास अवअधोहनुज ग्रंथि यानी सब मैंडिबल ग्लैंड। और तीसरी ग्रंथि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, उस तीसरी जोड़ी ग्रंथि का नाम है, थर्ड जोड़ी जो ग्रंथि है उस थर्ड जोड़ी का नाम है आपके पास, ये तीसरी जोड़ी पाई जाती है कर्ण के दोनों ओर, कर्ण के नीचे दोनों ओर, जो आपके पास कान होता है मनुष्य का, उस कर्ण के नीचे दोनों ओर, कानों के नीचे दोनों ओर पाई जाती है, और इसका नाम है आपके पास पैरोटिड ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम सेम ही है, पैरोटिड ग्लैंड। और इसके बारे में खास बात क्या है, कान के नीचे दोनों ओर पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। तो मैंने क्या बोला आपको फ्रेंड्स, लार ग्रंथियां तीन जोड़ी होती है। पहली जोड़ी क्या बोली मैंने आपको, पहली जोड़ी मैंने बोली जीवा के दोनों ओर, उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड यानी अधोहुज ग्रंथि। दूसरी मैंने बोली आपको जो आपका निचला जबड़ा होता है उसमें मैक्सिलास्थी पाई जाती है, उसके दोनों ओर सब मैंडिबल ग्लैंड अधोहनुज ग्रंथि। और उसके बाद तीसरी ग्रंथि जो है, तीसरी ग्रंथि आपके पास जो पाई जाती है वो कान के नीचे दोनों ओर पाई जाती है, उसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि। और पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अब देखिए आप बोलोगे कि ये तो लार ग्रंथि होती है, इस लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था लार ग्रंथि का कार्य है लार का श्रावण करना। और लार के अंदर टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो भोजन के स्टार्च वाले पाचन में टाइलिन सहायता करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है मुख गुहा के अंदर, और लार भोजन को मथने का कार्य भी करती है। तो ये मैंने आपको पूरी चीज बताई थी। लार ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है लार का श्रावण, और ये मैंने लार क्या करती है इसकी पूरी कहानी आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बता दिया था, जो आपको देखना है। अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो जाके देखना, पूरा लार का कार्य बताया था। तो इसका काम होता है लार का श्रावण करना। अब देखिए इतना डिटेल पढ़ोगे आप जाके, जब जाके आपके क्वेश्चन क्रैक होगा, आपके पटवारी में या रीट में आपके कांस्टेबल में क्वेश्चन आएगा, तो इतना डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट ग्रंथि की ओर चर्चा करते हैं। दूसरी ग्रंथि जो आपके पास आती है, दूसरी ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि के बाद में लिवर, यकृत, यकृत लिवर। चलिए अब लिवर जो होता है, लिवर हमारे को ध्यान रखना है, यकृत मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सबसे पहला पॉइंट, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह अपन को ध्यान रखना है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। उसके बाद में दूसरी जो बात है, दूसरी बात अपन को क्या ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाएगा इसका वजन। तो वजन आपको ध्यान रखना है 1.5 kg से 2 kg के आसपास, यह आपके पास इसका क्या होता है, वजन होता है। तीसरा जो पोर्शन है, तीसरी बात अपन को क्या ध्यान रखनी है, इसकी लोकेशन कहां पाई जाती है, तो लोकेशन है उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है। एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में ये हमारे पाई जाती है, ये हमारे को ध्यान रखना है। उसके बाद इस यकृत का कार्य क्या होता है, पाचन के संदर्भ में कार्य बता रहा हूं मैं, बाकी जो भी कार्य होंगे एक्स्ट्रा वो अपन ग्रंथियां टॉपिक जब पढ़ेंगे उसके अंदर देख लेंगे। अभी पाचन के संदर्भ में, हमारा पाचन तंत्र चल रहा है, तो हम पाचन के संदर्भ में यकृत का कार्य क्या होता है, बाइल जूस, बाइल जूस जिसको अपन क्या बोलते हैं, पित्त रस जो होता है, उस पित्त रस का क्या करना, श्रावण करना, का सेक्रेशन करना,
पित्त रस को निकालना, श्रवण करना, ये कार्य किसका होता है आपके पास, ये कार्य होता है लिवर का। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो क्या बोला मैंने, पित्त रस मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब अपन आगे पूरा ग्रंथियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं डिटेल बताऊंगा आपको कौन सी तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, कौन सी एंडोक्राइन होती है। उसके बाद में ये बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वजन होता है 1.5 से 2 किलो, लोकेशन होती है उदर गुहा, और आपके पास कार्य होता है पित्त रस का, बाइल जूस का क्या करना, आपके पास श्रवण करना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में आपका जो पित्तरस क्या करता है, वो सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि पित्तरस का कार्य पाचन में क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको पिछली वीडियो के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरी प्रकार की ग्रंथि जो आती है उसकी चर्चा करते हैं अपन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन तीसरी ग्रंथि की चर्चा करते हैं। चलिए तो तीसरी ग्रंथि पढ़ते हैं। तीसरी ग्रंथि जो है हमारी, तीसरी ग्रंथि जो भोजन के पाचन में सहायता करती है, उस ग्रंथि का नाम है आपके पास अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, ना बहिस्त्रावी ना अंतःस्त्रावी। सारी चर्चा अपन कब करेंगे, जब अपन ग्रंथियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इसका सारे कार्य क्या है। अभी सिर्फ अपन पढ़ेंगे कि इसका भोजन के पाचन में क्या कार्य है। तो अग्नाशय ग्रंथि आपको ध्यान रखना है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखना, मिश्रित ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। और दोनों प्रकार से कार्य करती है, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी भी। अब कैसे अंतःस्त्रावी करेगी, कब बहिस्त्रावी करेगी, वो अपन आगे देखेंगे। अभी सिर्फ पाचन में कार्य क्या होता है, पाचन में कार्य एक चीज होती है, ये अग्नाशयी रस के श्रावण को, अग्नाशयी रस को क्या करती है, श्रावित करती है। तो अग्नाशयी रस को श्रावित करने का काम किसका होता है, अग्नाशयी ग्लैंड का। और उसके बाद में अग्नाशयी ग्रंथि का अग्नाशयी रस क्या करता है, वो अपन सभी को पता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर संपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के तीनों पार्ट्स का, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों का पाचन करते हैं। तो मित्रों, ये हमने पूरा पाचन तंत्र का आहार नाल और आहार ग्रंथियां दोनों खत्म कर लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वापस रिपीट करता हूं, 2 पार्ट होते हैं पाचन तंत्र के, आहार नाल और आहार ग्रंथियां। आहार नाल में सम्मिलित किए जाते हैं मुख गुहा, जिसके अंदर दांत और जीभ का कार्य होता है। उसके बाद में ग्रसनी, ग्रसनी आपके पास सिर्फ भोजन को ले जाने का काम करती है ग्रास नली के पास। ग्रास नली भोजन को ले जाने का काम करती है अमाशय में। दोनों में कोई पाचन नहीं होता, ग्रसनी और ग्रास नली में। अमाशय में भोजन के प्रोटीन वाले पाक का पाचन होता है, और बाकी डिटेल आपने देखा ही था। उसके बाद अमाशय से भोजन जाता है आंतों में। सबसे पहले छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। जो भोजन बच जाता है आपके पास पहुंचता है बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में अपचित भोजन का स्टोरेज होता है थोड़ी देर, उसमें से खनिज लवण का और भोजन का जो आपके पास जल और खनिज लवण होते हैं उसका अवशोषण होता है, और बाकी अपशिष्ट मल द्वार के द्वारा आपके पास हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपन ने पूरी कहानी आहार नाल की पढ़ी थी। अब इस आहार नाल के अंदर पाचन की जो क्रिया होती है उसमें 3 ग्रंथियां सहायता करती है। लार ग्रंथियां मुख गुहा में लार का श्रावण करती है, यकृत छोटी आंत में पित्तरस का श्रावण करता है, और अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस का श्रावण करती है। वो तीनों भी हमने पाचन के अंदर तीनों का कार्य क्या होता है वो देख ली। मैंने ये नहीं बोला अग्नाशय ग्रंथि समाप्त हो चुकी है, ये इतनी सी नहीं है। इसके क्या हार्मोन पाए जाते हैं, कैसे अंतःस्त्रावी भाग होता है, आपके पास लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं क्या होती है अग्नाशय ग्रंथि के अंदर, वो सब आकर आगे पढ़ेंगे ग्रंथियों के जब टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपको इतनी बात अभी ध्यान रखनी है, मेरी तरफ से आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूरा समाप्त हो चुका है। अब आपके पास इसके क्वेश्चंस की बात आती है, मैं इसके क्वेश्चंस जल्दी आपके पास लेके आऊंगा, और अपन 1-2 टॉपिक जब हो जाएंगे तो साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए होंगे मैं आपको जरूर करूंगा पाचन तंत्र से संबंधित। अभी आप इस टॉपिक को पढ़िए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो जरूर मुझे बताइएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।